जय हिंद प्यारे छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आपका जो पेपर है आपके सेट बी का कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022 आपके 903 वाला सेट बी पूरा का पूरा ये आपका बिल्कुल पेपर वायरल हो चुका है अभी अभी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल आज आपको क्या है, आपको 12 अक्टूबर की रात में आपको ये बिल्कुल आपको यहाँ पर ये पेपर वायरल हो चुका है। जैसा कि टाइम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, टाइम कितना दिया है, 3:25 हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, 3:25। तो यहाँ पर अभी अभी पेपर वायरल हुआ है आपका पूरा का पूरा। तो मैं आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर 22 प्रश्न दिए गए हैं और आपको यहाँ पर 75 नंबर का पूरा आपका पेपर है। तो यहाँ पर टाइम देख सकते हैं, आपको टाइम कितना दिख रहा है, 3:26 आपको फिलहाल स्थिति में यहाँ पर हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस पेपर का मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सोल्यूशन, सभी क्वेश्चंस फुल सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर साथ में बताऊंगा। वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है और इस वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। इस पीडीएफ को आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पर सभी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने नोट कर रखे हैं और इन क्वेश्चंस की आपको यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी मैंने आपको यहाँ पर नोट कर लिया है। जैसे कि आपको जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस, ठीक है, और इसमें आपको यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर ए वाला आपका आ चुका है, कौन सा आया है आप जैसा कि देख सकते हैं, जंतु कोशिका पादप कोशिका आपको यहाँ पर पूछ गए हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर PDF देखिएगा 37 पेज। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने पेज, 37 पेज में मैंने आपको यहाँ पर देखो ये आपका कौन सा 32 30 यानी कि 37 पेज पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मैंने नोट कर रखा है। बिल्कुल आपको बने रहना है वीडियो में, पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन जिससे आपको क्या इतना टाइम आपके पास बचा भी नहीं है पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए। तो आपको यहाँ पर जो आपको क्या सॉल्यूशन तो आप देख लीजिएगा, लेकिन आपको क्या इतना टाइम नहीं है आपको ढूंढ सके, इसलिए मैंने बिल्कुल सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर नोट कर रखे हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर नोट कर रखे हैं, आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस को देख लेना है एक बार। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो यहाँ पर कितनी अवस्था होती है, 3 होती हैं। ठीक है, बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273.15 के होता है। मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अगर आपने इन क्वेश्चंस को नहीं आप कर पाए तो आप क्या कर पाएंगे, फिर आप तो एग्जाम में नंबर नहीं ला पाएंगे अच्छे। तो आपने अगर इस पेपर को देख लिया तो 75 में से 75 नंबर भी आप ला सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको क्या इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। यहाँ पर इसके बाद क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका विलयन। ठीक है, इसके बाद आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आवोगाद्रो स्थिरांक में परमाणुओं की संख्या है तो आपको 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। बिल्कुल सोल्यूशन आगे का सोल्यूशन भी जो आपने देख रखा था, बिल्कुल जैसा कि देख सकते हैं, जंतु कोशिका में पादप कोशिका में अंतर पूरी के पूरी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बताए जाएंगे। सिर्फ आपको बने रहना है इस वीडियो में और बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को देखते रहना है। ठीक है, शेयर करते जाइएगा, पूरी की पूरी PDF आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर तो क्या दिया है आपका, ये इसके बाद दिया था आपको H2O अणु का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान होगा तो आपको 18U। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आपको क्या कर लेना है यहाँ पर, इसके बाद आपको यहाँ पर एक न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, अगर आपके अलग सेट में आपका आ जाए। ठीक है, क्योंकि सेट बाई सेट आपके क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। अगर आपके सेट C में आपका आ जाए न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो आप वह अवश्य पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज पूछा है, किसी में न्यूट्रॉन की खोज पूछेगा। इसमें आप किसी परमाणु का केंद्रक होता है तो क्या होता है, धनावेशित होता है। कोशिका की खोज करता है तो कोशिका की खोज करता है रॉबर्ट हुक है। तो अब यहाँ पर इसके मैं आपको बिल्कुल जो आंसर नोट कर रखे हैं, आंसर नोट कर जे किए हैं वही मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखो आप सही विकल्प के उत्तर, प्रश्न क्रमांक 1 के आपको क्या सही विकल्प के पूरे उत्तर, जैसा कि देख सकते हैं आप प्रश्न क्रमांक 1 के पहले का उत्तर 3, दूसरे का 273.15 केल्विन। इसके बाद आपको यहाँ पर बिलियन, तीसरे का, चौथे का उत्तर 6.022 यानी 6.022 इंटू गुणित 10⁻23 यानी 10⁻23। ठीक है, इसके बाद पाँचवें का आपका उत्तर क्या है, पाँचवें का उत्तर आपका हो जाएगा 18U का, हो जाएगा 18U आपका हो जाएगा
छठवें का आपका जे थॉमसन हो जाएगा, और आपके सातवें का उत्तर रहेगा धन आवेशित। आठवें का आपका रहेगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। ठीक है, यहाँ जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पर डीएनयू की टीच की तरफ से आपको त्रैमासिक परीक्षा 2022 कक्षा नवी विज्ञान का 100% रियल पेपर के संपूर्ण उत्तर भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 13 अक्टूबर के पेपर में धमाल मचा दोगे। ठीक है, 12 अक्टूबर की आपको रात में, और आपको यहाँ पर ये वीडियो कम से कम टाइम भी लगेगा इस वीडियो में आप तक आने में, कम से कम 5 साढ़े 5 तक ये वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, अब आएंगे आपके 75 में से 75 नंबर आप पूरे कर लीजिए। 75 में से 75 आपके नंबर आ जाएंगे, जो आपको बता रहे हैं सिर्फ आपको कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या पूछा है आपको, यहाँ पर दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरे नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा है, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं तो क्या आपको यहाँ पर देखो पूरी के पूरी आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पहली, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां। तो इनके आप आंसर मैं आपको बताता हूँ, इनके भी आंसर यहाँ पर नोट कर रखे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरे के पूरे प्रश्न क्रमांक 2 आप यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान के उत्तर। ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कोशिका। कोशिका क्या है, जीवन की एक मूलभूत इकाई है। शेयर करते जाइएगा इस वीडियो को, बिल्कुल पूरे के पूरे आपको जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका। क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो ये पत्तियों में पाया जाता है। किसमें, पत्तियों में। पत्तियों में क्या क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया शरीर, हमारे शरीर में गति के लिए क्या पेशीय, पेशीय ऊतक उत्तरदायी होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक न्यूट्रॉन में कितना होता है, शून्य आवेश होता है। कितना आवेश होता है, एक न्यूट्रॉन में शून्य आवेश होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गोलाकार ऑर्बिट का मार्ग में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर दूध एक क्या हो जाएगा, कोलाइड विलयन। दूध एक क्या है, कोलाइड विलयन। 100% रियल पेपर के आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। ये आपके कितने प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर हैं। आपके प्रश्न क्रमांक 2 के आपके रिक्त स्थान, खाली स्थान के उत्तर हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3 में आपको क्या दिए हैं, प्रश्न क्रमांक 3 में आपको यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है। सही जोड़ी आपको 8 नंबर में दी गई। कॉलम पा देख सकते हैं, एक तरफ आपको यहाँ से यहाँ तक आप इस तरफ दी गए हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको सही जोड़ी के उत्तर बताता हूँ। सही जोड़ी के संपूर्ण उत्तर आपको बताए जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, शेयर करते जाइएगा। पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपको बता देता हूँ। पूरी की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर आपको लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम से मैं आपको जो लिंक मिलेगी वहाँ से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पर पूरी की पूरी आपको इस पीडीएफ की आपको लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम अगर आप सोच रहे हैं कि टेलीग्राम कहाँ से ज्वाइन करें, तो टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप वहाँ पर टेलीग्राम के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है। टेलीग्राम की लिंक से आप क्या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको क्या इस पूरी पीडीएफ की आपको लिंक मिल जाएगी। बर्फ का गलनांक कितना हो जाएगा आपका, 273.15 के। इनसे उत्तर नोट कर रखें। कोलाइड विलयन क्या हो जाएगा आपका, दूध हो जाएगा। नमक का क्या हो जाएगा आपका, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। नमक का क्या हो जाएगा, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। घेंगा रोग आपका क्या हो जाएगा, आयोडीन। क्या हो जाएगा, आयोडीन। लाइसोसोम क्या हो जाएगा आपका, आत्मघाती थैली। लाइसोसोम क्या रहेगा आपकी, एक आत्मघाती थैली। रक्त क्या हो जाएगा आपका, एक तरल संयोजी ऊतक। क्या हो जाएगा, तरल संयोजी ऊतक। नारियल का रेशा आपका हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। इसके बाद आपके यहाँ पर फ्लोएम आपको क्या रहेगा, पदार्थ के भोज्य पदार्थ का सम्मेलन। फ्लोएम क्या रहेगा, भोज्य पदार्थ का सम्मेलन। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे आप प्रश्न क्रमांक हमारा 4, प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में आपको यहाँ पर पूछे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो आपको यहाँ पर 7 नंबर में ये पूछे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ना है, जल्दी से इनको क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेना है आपको एक बार। जल का क्वथनांक कितना होता है, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया था। परमाणु त्रिज्या को किस अनुपात में मापा जाता है। केनाल रे की खोज किसने की। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान
होता है? मक्कन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है? तो अब यहाँ पर मैं इसके उत्तर बताता हूँ। प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर आपको यहाँ पर बताता हूँ मैं। सॉरी, प्रश्न क्रमांक 4। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 गलती से डल रहा है। प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर हैं आपके। असली पेपर के उत्तर 100% रियल पेपर पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा आपको। पूरे यूट्यूब पर आपको सॉल्यूशन के साथ ये पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा। मिल भी जाएगा तो आपको बिल्कुल इनका बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले का क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरे का उत्तर है आपका जिंक एवं कॉपर, क्या हो जाएगा जिंक एवं कॉपर। तीसरे का उत्तर आपको क्या हो जाएगा लेबोजिए, लेबोजिए हो जाएगा। चौथे का आपको हो जाएगा नैनोमीटर, क्या रहेगा नैनोमीटर। इसके बाद पाँचवें का आपका उत्तर हो जाएगा क्या ई गोल्डस्टीन। और आपके यहाँ पर छठवें का आपका उत्तर रहेगा 12, छठवें का उत्तर 12 रहेगा। और सातवें का उत्तर हो जाएगा आपका ठोस, कितना हो जाएगा ठोस आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको यहाँ पर 4 तक का संपूर्ण उत्तर बता चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से उत्तर। किससे? क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे लिए दिया है गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? अथवा आपको यहाँ पर दिया है किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? तो इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को जैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे आपको पूरे के पूरे आंसर यहाँ पर नोट कर रखें। टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आंसर आपको सभी के बताएंगे। देखो ये आपका कितना है, कौन सा क्वेश्चन? प्रश्न क्रमांक आपके 5 का, प्रश्न क्रमांक 5 का आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, जैसे कि घड़े में बहुत अधिक संख्या में छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिससे पानी धीरे धीरे रिसता रहता है, जो वाष्पन के लिए जल से व वायुमंडल से ऊष्मा लेता है। गर्मियों में वायुमंडल में जल वाष्प कम होती है जो वाष्प की दर को बढ़ा देती है, जिससे घड़े के आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है। परिणाम स्वरूप घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का आपका उत्तर हो चुका है। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 की अथवा का उत्तर। क्या क्वेश्चन नंबर 5 के आपके अथवा का उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आप जैसा आप चाहो तो अथवा वाला लिखो तो अथवा वाला लिख लेना, और आप क्वेश्चन नंबर 5 का लिखो तो 5 का लिख के आ सकते हैं आप। संपूर्ण अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है क्योंकि उस समय संपूर्ण ऊष्मा उस पदार्थ के कणों के मध्य स्थान बढ़ाने में काम आती है, जिससे वह पदार्थ अपनी व्यवस्था परिवर्तित करता है, अर्थात कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर क्या प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हो चुका है। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक हमारे 6। प्रश्न क्रमांक 6 हमारे लिए क्या पूछा है? तो प्रश्न क्रमांक 6 हमारे लिए यहाँ पर पूछा है आसवन विधि क्या है, अथवा आपको यहाँ पर बताना धातु एवं अधातु में दो अंतर। इसके बाद आपको क्या बताना है मिश्रण एवं यौगिक में दो अंतर। मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु का नाम लिखिए, एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 और हम 7 दोनों देखते हैं। ठीक है, एक बार में क्या देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 भी देखते हैं। हम दोनों ही देख लेते हैं इनकी। ठीक है, क्योंकि बार बार आपको यहाँ पर आएंगे क्वेश्चंस पे आएंगे, फिर आपको बताएंगे तो ये आपको वीडियो ये काफ़ी बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको यहाँ पर टाइम भी आपका ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, इसके बाद जो क्वेश्चन दिया था आपको दिया था यहाँ पर ये आपका था क्या आसवन विधि। आसवन विधि क्या है? तो इसमें आपको क्या लिखना है, आसवन किसी मिश्रित द्रव के अवयवों को उनके वाष्पन संक्रियताओं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि है। ये पृथक्करण की भौतिक विधि है, ना कि रासायनिक परिवर्तन अथवा रासायनिक अभिक्रिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 के आप अथवा का देख लीजिएगा। अथवा आपको क्या पूछा था? अथवा आपने पूछा था धातु एवं अधातु में अंतर। ठीक है, पूरी की पूरी PDF आपको टेलीग्राम पर इसकी लिंक मिलेगी। ठीक है, लिंक आपको वहाँ से आप पूरी की पूरी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। धातु एवं अधातु में दो अंतर लिखिए। धातु एवं अधातु में कितने अंतर लिखना है? 2 अंतर लिखना है। ठीक है, धातुओं के एवं अधातु में 2 अंतर आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। धातुओं के विपरीत अधातुएं
बहुत भंगुर होती हैं। धातुओं के विपरीत क्या अधातुएं बहुत भंगुर होती हैं तथा इनके तार या चद्दर नहीं बनाए जा सकते हैं आपको दूसरा है, धातुएं चमकदार होती हैं, उनमें प्रकाश को परावर्तित करने का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती है तथा वे प्रकाश को परावर्तित नहीं करती हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या हो चुका है। प्रश्न क्रमांक आपके यहाँ पर जो 6 था आपका कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 7 पे आते हैं। प्रश्न क्रमांक ये आपके 7 का उत्तर है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 में क्या दिया था, मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर लिखिए। मिश्रण एवं यौगिक में अंतर ये आपको यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 आपका। मिश्रण 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है। इसमें क्या लिखना है, 2 या अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ यौगिक होते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, इसमें लिखना है, इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारा जी क्या था, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर आपको 7। प्रश्न नंबर 7 के अथवा का उत्तर था। प्रश्न नंबर 7 के आपके अथवा वाले का उत्तर था। ठीक है, वही देख लीजिएगा आप। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु का नाम लिखिए। 2 या अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। इस्पात एक मिश्र धातु है। एक नाम लिखना थी मिश्र धातु। इस्पात के एक मिश्र धातु है। प्राय मिश्र धातु के गुण उस मिश्र धातु को बनाने वाले संघटकों के गुणों से भिन्न होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम फिर से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है इसके बाद, तो यहाँ तक हमारा क्या हो चुका है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु का नाम लिखिए। विलय एवं विलायक को परिभाषित कीजिए। कोलाइड विलयन के 2 गुण लिखिए, ये देखेंगे। इसके बाद क्या देखेंगे हम, टिंडल प्रभाव। ठीक है, इसके बाद हम आयन किसे कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो ये हम क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या देख लेते हैं, विलय और विलायक वाला देख लेते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर देखो, विलय और विलायक। ठीक है, इसमें विलायक और विलय लिख रहा है, आप कंफ्यूज मत हो, वो ही है, विलय और विलायक बोले या विलायक और विलय बोले। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है, किसी समांगी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी समांगी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, विलायक। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, ये आपका एक गिलास क्या है, एक गिलास आपका ये पानी है। ठीक है, एक गिलास आपका क्या पूरा वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम नमक या चीनी डालें, ठीक है, यानी कि थोड़ी सी इसमें नमक और चीनी डालें, तो आपका जो पानी क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा विलायक। क्या कहलाएगा, विलायक। और आपका जो चीनी या जो हम नमक डालेंगे वो क्या कहलाएगा, कम मात्रा वाला क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक है, अधिक मात्रा में जैसे कि पानी, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने आपको बताया। और जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। यानी कि यहाँ पर एक गिलास पानी में, एक गिलास वाटर में आपको यहाँ पर चीनी या थोड़ी सी आपको नमक डाला जाता है, उससे क्या कहेंगे, उसे विलय कहेंगे। ठीक है, अर्थात कोई भी विलयन विलायक और विलय दोनों से मिलकर बना होता है। जैसे कि यहाँ पर कोई देखो, अगर विलयन है, कोई विलयन है आपका, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कोई आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप कोई मीठा पदार्थ ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कोई सा भी ले सकते हैं। तो क्या विलयन क्या विलय और विलायक से ही मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल के लिए आप कोई सा ले सकते हैं। इसका विलायक वह होता है जिसमें जो किसी पदार्थ को घोलता है, अर्थात विलायक की प्रकृति घोलने वाली होती है। इसके बाद विलय हुए पदार्थ होता है जो विलायक में घुल जाता है, अर्थात इसमें घुलने की प्रकृति होती है। किसी विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होती है तथा विलय की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। जैसे किसी नमक और पानी के विलयन में नमक विलय की भांति होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया। इसके बाद तथा पानी विलायक होता है, अर्थात जिसमें क्या होता है, देखो विलायक वो होता है जिसमें अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, अर्थात विलयन में नमक की मात्रा बहुत कम होती है लेकिन जल की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद आपको विलयन में विलय के कणों का आकार लगभग क्या होता है, 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁸ तक होता है। जब विलायक तथा विलय से मिलाकर कोई विलयन एक बार बना लिया जाता है तो विलयन बनने के बाद इन दोनों घटकों को, अर्थात विलायक तथा विलय को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है।
विलयन बढ़ने के बाद, जैसे कि आप यहाँ पर समझ लो, इसमें अलग नहीं एक आपको पानी है, एग्जाम्पल पानी से ही समझाऊंगा। उसमें नमक आपको कर लिया, ठीक है, नमक उसमें घोल लिया 1 गिलास पानी में, तो उसको अलग से थोड़ी ना किया सकता है अब, ठीक है, आसानी से। इसके बाद विलयन बनने के बाद विलायक तथा विलेय के गुण खो जाते हैं जो उनमें बिना विलयन बनाए हुए थे। आपको इस तरीके से यहाँ पर और दिया, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की अपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती हैं। कुछ तरीके से आपको यहाँ पर दिया था। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया था कोलाइड विलयन। क्या था कोलाइड विलयन? आपका क्वेश्चन था, तो इसमें आपको क्या लिखेंगे? पहला विषमांगी प्रकृति। विषमांगी प्रकृति में आप पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। कोलाइड विलयन विषमांगी होता है, ठीक है, पूरे के पूरे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या था? टिंडल प्रभाव यानी टिंडल घटना, टिंडल इफेक्ट, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पूरा का पूरा। जब किसी किरणें कोलाइड विलयन पर केंद्रित की जाती हैं तो उनका मार्ग चमकदार दिखाई देता है। किरण के मार्ग की प्रदीप्ति ही टिंडल घटना कहलाती है, जिसमें नीले प्रकाश का आभास होता है। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या पूछे हैं, ठीक है, वो इनके आंसर भी यहाँ पर हम देखेंगे। आपको जो आपका आज ही बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम हो चुका है 3:47 पे, और मैं आपको यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, वीडियो में आपको यहाँ पर पेपर की बना रहा हूँ क्योंकि आप तक ये वीडियो कम से कम 5 से 5:30 बजे तक मुझे आप तक पहुँचाना है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने के लिए इतने टाइम तक, क्योंकि आपको इनका रिवीजन भी तो करना है 2-3 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन इसकी आपको यहाँ पर आपको क्या दिया है क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस पर आ जाते हैं हम। आपको यहाँ पर कौन से देखो, यहाँ से देखना है हमको अब, ठीक है। क्या देखना है? आयन देखना है। आयन किसे कहते हैं ये वाला आपको बताऊंगा। प्रश्न क्रमांक 10, आयन किसे कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परमाणु द्रव्यमान, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, समस्थानिक और संभारक तत्वों में अंतर। तो ये हम सभी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल पूरी के पूरी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 तक। क्वेश्चन नंबर 22 तक ही आपको बताए जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आपको बिल्कुल भी। और आंसर देखने की आपकी टेंशन खत्म, पूरी PDF भी आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद क्या? आयन। तो आयन में आपको क्या करना है? ऐसे परमाणु या अणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, इससे आयन में विद्युत आवेश होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से अधिक हो तो आयन में ऋणायन आवेश होता है और उसे ऋणायन भी कहते हैं। इसके विपरीत अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से कम हो तो आयन में धनायन आवेश होता है और उसे धनायन भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद धनायन और ऋणायन, और धनायन बोले हैं, धनायन ऋणायन ये पूछे थे आपसे, तो ये आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। जैसे कि ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर ऋणायन देखिए सबसे पहले, इसके बाद धनायन देख लीजिएगा। तो इसमें क्या लिखना है? इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक और प्रोटॉन कम होते हैं। अंग्रेजी में इन्हें एनायन कहते हैं क्योंकि ऋणात्मक आवेश वाले एक आयन अगर किसी विद्युत क्षेत्र में डाले जाएं तो ऋणात्मक नेगेटिव आवेश वाले एनोड की ओर आकर्षित होते हैं। इसके बाद आपको क्या पूछा? धनायन। इसमें प्रोटीन अधिक और इलेक्ट्रॉनिक कम होते हैं। अंग्रेजी में इन्हें कैटायन कहते हैं, ठीक है। वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए यही वीडियो बनाई जा रही है। इसके बाद क्या है? क्योंकि धनात्मक आवेश वाले ये आयन अगर किसी विद्युत क्षेत्र में डाले जाएं तो धनात्मक पॉजिटिव आवेश वाले केंद्रों की ओर आकर्षित होते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या पूछा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये वाला पूछा था आपका, तो आप इसको देख लीजिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आपको क्या लिखना है? यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी बंद व्यवस्था में द्रव्यमान सदा की ही संरक्षित रहता है, वह ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। इसके बाद आपको क्या लिखना है? इसमें द्रव्यमान का ना ही सृजन हो सकता है तथा ना इसे नष्ट किया जा सकता है, परंतु वे आपस में पुनर्व्यवस्थित अवश्य हो सकता है। इसके बाद आपको क्या लिखना है? इसमें किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में सारे अणु तथा परमाणुओं का वजन प्रतिक्रिया के पूर्व तथा पश्चात समान ही रहता है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, वे कहीं विलुप्त नहीं होते और ना ही अपने आप पैदा हो जाते हैं। उदाहरण में आपको यहाँ पर लिखना है,
जब मोमबत्ती जलती है तब उसका मोम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर पानी H2O। अगर H2O लिखना है, पानी का जो आपका फॉर्मूला क्या होता है H2, यानी सूत्र क्या होता है H2। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिखते हैं CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या CO2। ये आपको हो सकता है आपके किसी सेट में आपके यहाँ पर डायरेक्ट पूछे जाए। तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है, तो यदि हम मोम और ऑक्सीजन का कुल वजन लें तो ये H2O और CO2 के कुल वजन के बराबर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको परमाणु द्रव्यमान। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको और क्वेश्चन देखते हैं। हम और क्वेश्चन हमारे लिए क्या पूछे यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा है, देखो। इसके बाद यहाँ आगे कि बिल्कुल आपको 22 तक ही मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, और बिल्कुल आपको कंप्लीट सोचना है, एक बार रिवीजन करके जाना है। देखो ये इसके बाद आपको यहाँ पर कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम। तो यहाँ पर आपको क्या बता दिया मैंने, आपको परमाणु आयन हो चुका है, द्रव्यमान संरचना का नियम, उदाहरण से परमाणु द्रव्यमान। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, परमाणु द्रव्यमान देख रहे हैं। क्या देखेंगे, परमाणु द्रव्यमान। फिर इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 में आपको क्या देखेंगे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, समस्थानिक एवं संभारिक तत्वों में अंतर, पूरी के पूरी क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद ये आपके क्वेश्चन हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वाला बताना है आपको, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर सभी नोट कर रखे हैं। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, जैसे कि ये आपका देखो, ये आपका परमाणु द्रव्यमान है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये आपको 19 फरवरी वगैरह नहीं लिखना, नहीं, आप यहाँ पर इसको भी याद कर लो, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान ये आपका यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारे लिए क्या पूछा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियाँ पूछी थी। तो आपको परमाणु का स्थायित्व, पहली कमियाँ आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, परमाणु का स्थायित्व। तो इसमें आप क्या लिखिएगा, रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ति पथ पर गति करते हैं, इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन के वृत्ति पथ की त्रिज्या लगातार कम होती जाएगी और अंत में यह नाभिक में गिर जाना चाहिए, जिससे नाभिक स्थायित्व नहीं रहेगा, अर्थात परमाणु का स्थायित्व नहीं रहेगा, जो कि असंभव है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक सभी संभव त्रिज्या वाली वृत्ति पथों पर नाभिक के चारों ओर गति करते हैं, अतः जिस आवृत्ति से ये गति करती हैं उन सभी आवृत्तियों के प्रकाश उत्सर्जित या अवशोषित करने चाहिए तथा प्राप्त स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, किंतु परमाणु में यह स्पेक्ट्रम सतत न होकर रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। तो इस तरीके से आपका हो चुका है। इसके बाद आपको क्या पूछा था, समस्थानिक एवं संभारिक तत्वों में अंतर। क्या पूछा था, समस्थानिक एवं संभारिक तत्वों में अंतर आपको पूछा था। तो समस्थानिक एवं संभारिक तत्वों में अंतर आपको यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, ठीक है। समस्थानिक क्या कहते हैं, आइसोटोप्स, और इसको संभारिक को आपको आइसोबार्स, ठीक है। आइसोटोप्स, आइसोबार। इसमें क्या आपको समस्थानिक में, इसमें परमाणु संख्या, समस्थानिक संभारिक, आप एक बार इसकी इंग्लिश नाम जरूर पढ़ लें, अगर वहाँ पे आप कन्फ्यूज होके समस्थानिक का संभारिक में लिख सकते हैं, संभारिक का समस्थानिक में नहीं। समस्थानिक को क्या आइसोटोप्स और इसको संभारिक को आइसोबार्स, इस तरीके से आप इनको पढ़ लीजिए इंग्लिश नाम। इनमें परमाणु संख्या Z समान होती है और इनमें परमाणु संख्या Z भिन्न भिन्न होती है। इनमें द्रव्यमान संख्या A भिन्न भिन्न होती है और इसमें द्रव्यमान संख्या A समान होती है। इसमें प्रोटॉन की संख्या P समान होती है, इसमें प्रोटॉन की संख्या P भिन्न भिन्न होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या E समान होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या E भिन्न भिन्न होती है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम दोबारा से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पर किस तरीके से पूछे थे, तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर क्या पूछा था, तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। ये आपका हो चुका है प्रश्न क्रमांक 12 तक। प्रश्न क्रमांक क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 12 तक, क्वेश्चन नंबर 12 तक बिल्कुल कंप्लीट सोल्यूशन आपका हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक को आपको प्रश्न नंबर 12 तक आपके उत्तर हो चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 13 से हम स्टार्ट करते हैं वो आपको सोल्यूशन। प्रश्न क्रमांक आपको क्या पूछा है, समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। क्या दिया है, समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे यहाँ पर, इसी का आपको साथ में बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका बिजली घर क्यों कहते हैं, इस वाले का आंसर देखेंगे हम, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 कंप्लीट करते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर हम देखो
ये आपका समसूत्री विभाजन है, क्या पूरा का पूरा समसूत्री विभाजन है आपका, ठीक है। और ये आप यहाँ पर पूरा का पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर समसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें आपको माइटोसिस, ठीक है, एक केंद्रक युक्त कोशिका यूकेरियोटिक सेल या का नाभिक जनन कोशिका से दो आपको संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। समसूत्री कोशिका विभाजन का साधारण कोशिका विभाजन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी के फिलहाल के लिए, नहीं तो आपको पीडीएफ तो मिलेगी। इसके बाद आप यहाँ पर क्या अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। वैसे टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम पे आपको लिंक मिलेगी पीडीएफ की। टेलीग्राम के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, ठीक है। ये आपका हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर देखो कम से कम वीडियो आपका 25 से 30 मिनट के समथिंग अभी तक हो चुका है, ठीक है। क्योंकि और आप तो इसके बाद और भी आपको थोड़ा 5 मिनट के अंदर मैं आपको ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि आपको अब मैं इतना ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, बोलकर, क्योंकि आपको बिल्कुल कंप्लीट बताऊंगा तो ये वीडियो वैसे ही बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। आपका किसी सेट में अगर आपका आ जाए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस आ जाए, आपका सेट ए, सेट सी में, सेट बी में, तो आपका ये आएगा पावर हाउस कैसे कहती है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको यही लिखना है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित एटीपी जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा प्लास्टिड वाला, कौन से में था, प्लास्टिड, ठीक है। इसको देखते हैं। तो प्लास्टिड वाला आपका जो क्वेश्चन था किस में था, ए आपका प्रश्न क्रमांक 13, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 13 भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, अथवा सहित आपको बता रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 13 भी आपका कंप्लीट हो चुका है, प्रश्न क्रमांक पूरा का पूरा 13 कंप्लीट हो चुका है आपका। प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं, आपको क्या देखना है, प्लास्टिक क्या है, क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य लिखिए, अथवा आपको यहाँ पर दिया है 3 कोशिकांगों के नाम लिखिए जिनमें स्वयं के डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। तो इनको हम दोनों क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक हम यहाँ पर 14 कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर ये आपका हो चुका है, देखो ये आपका प्रश्न क्रमांक 14 है, ठीक है। तो इसमें आपका प्लास्टिड पाइप कोशिका में विद्यमान जीव द्रव्य के विशिष्ट पिंड को बहुधा प्रकाश संश्लेषण आदि जैव क्रियाओं के केंद्र होती हैं एवं प्लास्टिड कहलाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के कार्य आप यहाँ पर कुछ इस तरह के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपको, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या पूछा है, देखो ये पूछा था आपको क्या है, प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा का उत्तर है आपका उत्तर है आपका ये, ठीक है। 3 कोशिका अंगों के नाम लिखिए जिनमें स्वयं के डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। क्या, 3 कोशिका अंगों के आपको नाम बताना जिसमें क्या स्वयं के डीएनए भी होते हैं तथा राइबोसोम भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया, अरितलाबक तथा हमारी कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर इसका आंसर ये लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या दिया था, यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं हम कौन से, यहाँ पर हमारा कितना कंप्लीट हो चुका है। तो आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, कितना, प्रश्न क्रमांक 14 तक, ठीक है। इसके बाद आप एक बार तो आप पूरी के पूरी क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इसके बाद क्या देखेंगे, यहाँ पर ऊतक कैसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। इसके बाद हम क्या पर देखेंगे, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। ये वाला देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 15 का, ठीक है। इसके बाद आपको मिश्र धातु जैसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद हम देखेंगे आसवन विधि, क्रोमेटोग्राफी विधि, प्रवाजी आसवन विधि। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, शुष्क वर्ग किसे कहते हैं, पादा कोशिका का नामांकित चित्र, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। विलयन किसे कहते हैं, पादा कोशिका में जंतु कोशिका में अंतर देखेंगे, जाइलम में फ्लोएम में अंतर देखेंगे, बोर का परमाणु मॉडल की व्याख्या देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, ये हो चुका है कौन सा वाला, ऊतक किसे कहती है। तो ऊतक किसे कहती हैं आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार इसको। तो कोशिका के समूह किसी उत्पत्ति समान होती है और समरूप कार्य करते हैं, ऊतक कहते हैं।
एक कोशिकीय जीवों एवं कुछ निम्न वर्गों के जीवों के अलावा संपूर्ण जीव जगत में कोशिकाएं आपस में संयोजित होकर ऊतकों का निर्माण करती हैं जो किसी विशेष कार्य को करने में निपुण होते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर न्यूरॉन, ये आपका न्यूरॉन का नामांकित चित्र पूछा था, पूरा का न्यूरॉन का आप नामांकित चित्र बना सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछा था ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं आप पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन आप यहाँ पर समझ लीजिएगा एक उदाहरण। ठीक है, पूरा का पूरा आपकी स्क्रीन पर रहा, ये आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले तो स्क्रीनशॉट ले लो अभी फिलहाल के लिए। पीडीएफ में आपको यहाँ पर वीडियो वगैरह आप तक पहुँचाने के बाद डाल दूंगा। ठीक है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं इसको देख लीजिए आप, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं और क्यों। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसे शुष्क बर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि सामान्य बर्फ की तरह यह ठोस द्रव में परिवर्तित नहीं होती है, बल्कि वायुमंडलीय दाब और आपको 78.60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पर शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और सूत्र Ca2 है। ठीक है, आसवन विधि आपको यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी आप ये तीनों देख सकते हैं, आसवन विधि, क्रोमेटोग्राफी विधि और आपको फिरवाजी आसवन विधि, ये तीनों पूछी हैं आपसे। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या है पादप कोशिका, पादप कोशिका का आपको नामांकित चित्र बनाना थी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पादप कोशिका का नामांकित चित्र है। इस ऊपर आपको यहाँ पर दिया क्या लाइसोसोम, जैसे कि यहाँ पर आपके लिए बता दूँ नाम लाइसोसोम। ठीक है, कोशिका द्रव्य आपको फिर यहाँ पर दिया है राइबोसोम, राइसोसोम में आपका ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया है, भाग कोशिका आपको हरितलावक है, प्लाज्मा झिल्ली है, या कोई गाल्जी उपकरण है, केंद्रिक है और आपकी जाली आपको यहाँ पर क्या दिया है जाली दिया है। ठीक है, जाली का ये आपके है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से ये आपको यहाँ पर डायग्राम बन रहा है, इसको आप यहाँ पर देख लो और सिंपल तरीके से आपको यहाँ से ही बना के आना है आपके पेपर में। ठीक है, डायग्राम मत छोड़ना नहीं तो आपके यहाँ पर नंबर कट सकते हैं। इसके बाद आपको ये एक और दिया है, क्या दिया है यहाँ पर आपको जंतु कोशिका दिया है, जंतु कोशिका देख सकते हैं आपको, इसको भी अच्छी तरीके से यहाँ पर एग्जाम में आपको अच्छी तरीके से इसमें से आपको दोनों चित्र में से कोई सा एक चित्र बना के आना है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर फिलहाल की स्थिति में दोनों करना है। आप अगर आपको लगभग आपके ABCD सभी सेट में आपका ये आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिया है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखें। तो यहाँ पर आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पूछिए, तो इसमें आपको क्या लिखना है पहला पॉइंट पादप कोशिका जंतु कोशिका, यहाँ से डाल देना है। पादप कोशिका में क्या कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और इसमें आपको क्या लिखना है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके बाद लिखना है इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है तीसरा पॉइंट में। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रायः लवक नहीं पाई जाती हैं, लवक पाए जाते हैं। फिर इसमें करना रिक्तिकाएँ नहीं होती हैं अथवा बहुत होती हैं, बड़े आकार की रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। इसके बाद आपको तारककाय व्यापक रूप में पाया जाता है, इसमें तारककाय केवल शैवाल एवं फलकों में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं वॉल्यूटिन के कणों के रूप में संचित रहता है। आपको इसमें कवक के अतिरिक्त पादप कोशिका में भोजन मंड के रूप में संचित रहता है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या पूछा है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, ये आपके लगभग अगर आप कोई सा आपको सेट यहाँ पर अलग से आता है, आपको सेट सी, ठीक है सेट सी, सेट ए, तो उसमें से आपके हो सकता है पूछ लें क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें आपको क्या चाल एवं वेग में अंतर बताइए, तो ये आपको पढ़ के जाना। चाल एवं वेग आप देख सकते हैं, दो पॉइंट कम से कम कर जाइएगा। दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं और विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। चाल आदेश राशि और वेग क्या आपकी सदिश राशि है। दूरी व विस्थापन में अंतर, तो दूरी और विस्थापन में आपको जिस तरीके से अंतर देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करिएगा, औसत चाल किसे कहते हैं ये पढ़ के जाइएगा। एक समान गति किसे कहते हैं ये पढ़िएगा, असमान गति किसे कहते हैं ये पढ़िएगा। इसके बाद आपको क्या त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए, तो ये आप ये पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस कुछ यहाँ पर बताता हूँ मैं, जैसे कि ये आपके क्वेश्चंस। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देख लेना है। ठीक है, जैसे कि इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर नोट नहीं कर पाया क्या, जाइलम एवं फ्लोएम। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल भी नहीं कर पाया। और इसके बाद आपको क्या निम्नलिखित सूत्रों द्वारा
प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए Al2SO4, CaCl2, K2SO4, KNO3। तो आपको इनके आंसर जरूर देख लेना है। तो ये आपका सोल्यूशन था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, और आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा इस वीडियो को। और आपके लिए एक और बात, इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पर आपको इस PDF की पूरी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF को पूरी की पूरी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टाइम हो चुका है 4:06, ठीक है। लगभग 5 साढ़े 5 तक मैं आप तक ये वीडियो पहुँचा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।